क्रियापद का परिचय देना सीखेंगे। क्रियापद का परिचय देने से पहले हमें कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। मूलतः क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और स्वकर्मक। नाम से ही स्पष्ट है कि अकर्मक का मतलब कर्म रहित क्रिया और स्वकर्मक का मतलब कर्मयुक्त क्रिया। अकर्मक क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और स्वकर्मक को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। स्वकर्मक क्रिया ये भी दो तरह की होती है, प्रेरणार्थक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है। और अकर्मक या स्वकर्मक सभी प्रकार के धातुओं में आना, वाना, लाना या लवाना प्रत्यय जोड़कर हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। और सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक हुआ करती है, चाहे वह क्रिया अकर्मक से बने या स्वकर्मक से बने, सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक हुआ करती हैं। द्विकर्मक क्रिया का मतलब यह कि वह क्रिया जो अपने साथ दो दो कर्मों को लाती है। आपने इंग्लिश में भी देखा होगा कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। यहां भी हिंदी में भी हम देखते हैं कि दो तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है सजीव जो अप्रत्यक्ष होता है और दूसरा होता है निर्जीव जो प्रत्यक्ष या प्रधान कर्म होता है। तो प्रधान और गौण कर्म, ये दोनों कर्म दो दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो जो क्रिया अपने साथ दो दो कर्मों को लाए, यानी क्रिया से पूर्व क्या और किसको दोनों को ऐड करके यदि प्रश्न किया जाए और दोनों के अलग अलग उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि वह क्रिया द्विकर्मक है। क्रिया के और भी कई प्रकार होते हैं। चूंकि हमें क्रियापद का परिचय देना है, यह सीखना है, इसलिए बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। क्रियापद के परिचय देने में वाच्य की भी आवश्यकता पड़ती है, वाच्य भी दर्शाना पड़ता है। तो हमें वाच्य के बारे में भी जानना होगा कि हिंदी में तीन तरह के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है, जबकि कर्मवाच्य की क्रिया केवल कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। जाहिर है कि कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक और स्वकर्मक दोनों हो सकती है, जबकि कर्मवाच्य की क्रिया केवल सकर्मक हो। भाववाच्य की क्रिया अकर्मक होती है और यह सदैव स्वतंत्र रूप में रहती है। क्रिया जब स्वतंत्र रूप में हो तो यह मानना चाहिए कि वह क्रिया पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष की होगी। यानी स्वतंत्र अवस्था में क्रिया पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष की होती है। भाववाच्य की क्रिया स्वतंत्र होगी, इसमें केवल अकर्मक और
असमर्थता सूचक क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखिए, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्यत। क्योंकि जब क्रियापद का हम परिचय देंगे तो हमें काल ही दर्शाना होगा, इसलिए काल के बारे में भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बीता हुआ समय भूतकाल, गुजर रहा समय वर्तमान काल और आने वाला समय भविष्यत काल। बाकी आप देख रहे हैं, क्रियापद के परिचय के लिए क्रिया का प्रकार बताना होगा, क्रिया का वाच्य दर्शाना होगा, क्रिया का काल दिखाना होगा, क्रिया किस लिंग, वचन, पुरुष में आई है वह दर्शाना होगा और वाक्य के अंग बताने होंगे। हम जानते हैं कि क्रिया प्रायः विधेय का काम करती है, वाक्य में वह विधेय होती है, लेकिन क्रिया का बहुत सारा ऐसा रूप है जिससे प्रधान या मुख्य क्रिया का अगर बोध नहीं होता है तो वैसी स्थिति में वह विधेय नहीं भी हो सकती है। लेकिन इस तरह का गंभीर या इस तरह का जटिल प्रश्न किया नहीं जाता है। सामान्य रूप में क्रियापद को विधेय के रूप में ही रखा जाता है और वैसे ही प्रश्न आते भी हैं। एक चीज जाननी यह है कि क्रियापद का जो पुरुष होगा हम, और यदि वाक्य का कर्ता या उद्देश्य सर्वनाम है तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि वह कर्ता या उद्देश्य किस पुरुष में है और किस वचन में है। जैसे मान लीजिए, मैं जाता हूं या मैं जाती हूं, इस तरह का वाक्य रहता है तो जाता हूं का पर्सन कौन सा है, तो हमें देखना होगा कि मैं जाता हूं इस वाक्य में जाता हूं जो क्रिया है वह कर्तृवाच्य की क्रिया है और कर्ता के अनुसार क्रिया है। इसलिए कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही मानी जाएगी। वैसे ही तू पढ़ता है, तू पढ़ता है, तू मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता है, इसलिए पढ़ता है मध्यम पुरुष एक वचन माना जाएगा। अब देखते हैं, आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें से बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जो विगत की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यह सब मैंने केवल सुना, यह सब मैंने केवल सुना। यहां सुना का परिचय देना है। अब देखिए, सुना, क्या सुना? यह सब स्पष्ट है, सुनना क्रिया सकर्मक है। लिखेंगे यह सकर्मक सकर्मक क्रिया है। अब देखिए, इसका वाच्य कौन सा है, किस वाच्य में इस क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो हम जानते हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है, जिसकी प्रधानता होती है, वाच्य का नामकरण भी उसी रूप में किया जाता है, जैसे कर्तरि भावे, कर्मणि भावे और भावे, यानी कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और क्रिया स्वतंत्र भाव के अनुसार। दूसरी बात यह
कि वाच्य पहचानने के लिए यह भी देखा जाता है कि यदि कर्ता पद में से या द्वारा चिन्ह लगा हुआ है तो वह क्रियापद जो है या तो कर्मवाच्य का है या फिर भाववाच्य का है। यदि क्रिया स्वकर्मक है तो फिर वह कर्मवाच्य की है, और यदि क्रिया अकर्मक है और असमर्थता सूचक है तो निश्चित रूप से वह भाववाच्य की क्रिया है। हम देखते हैं यहाँ कर्ता पद में ने लगा हुआ है, से या द्वारा लगा हुआ नहीं है, और यहाँ कर्ता के बारे में ही कहा भी जा रहा है। यह बात दूसरी है कि यहाँ पर सुना का प्रयोग जो हुआ है वह कर्म के अनुसार हुआ है, क्योंकि यह भी हम देखते हैं कि जब कर्ता पद में ने चिन्ह का प्रयोग होता है और कर्म को रहित रहता है तो ऐसी स्थिति में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार ना हो करके कर्म के अनुसार होता है। लेकिन वह वाच्य की दृष्टि से हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वह कर्मवाच्य का हो जाएगा। तो यह क्या है? यह कर्तृवाच्य की क्रिया है। अब दर्शाना है काल, किस काल में है, तो इस झंझट में नहीं पड़ना है आपको कि हम विभिन्न कालों के प्रकारों की बात करें, सिर्फ काल दर्शा दीजिए। तो यह भूतकालिक क्रिया है। इन तीनों बातों को हम एक वाक्य में भी कह सकते हैं कि यह क्रिया स्वकर्मक, कर्तृवाच्य और भूतकालिक है। इसके बाद इसका लिंग वचन देखा जाए, सुना। स्पष्ट है कि यह पुल्लिंग है। अब देखिए, मैंने, यह सब मैंने केवल सुना। यहां क्रियापद कर्ता के अनुसार नहीं है, यह कर्म के अनुसार है, और कर्म के अनुसार है तो यह कर्म जो है यह सब यानी एक ग्रुप के रूप में कहा जा रहा है। अलग अलग वह नहीं है, बहुवचन रूप में नहीं है, एक ग्रुप में है। यह हो गया एक वचन, और पुरुष में यह अन्य पुरुष ही माना जाएगा, क्योंकि यदि यही क्रिया कर्तानुसार होती तब हम लिखते कि यह उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। वाक्य में हम देख रहे हैं कि यह विधेय है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि क्रिया प्रायः विधेय होती है, उद्देश्य वह नहीं होगी, उद्देश्य का विस्तार भी नहीं हो सकती है, विधेय का विस्तार वह हो सकती है, लेकिन वह उद्देश्य या उद्देश्य का पूरक कभी नहीं हो सकती है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, वे आज रात यहीं ठहरेंगे। ठहरना क्रिया। अकर्मक स्वकर्मक की पहचान के लिए प्रायः क्या या किसको जोड़ करके प्रश्न किया जाता है। जवाब मिलने पर वह स्वकर्मक है, नहीं मिलने पर अकर्मक है। ठहरेंगे, क्या ठहरेंगे, किसको ठहरेंगे, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो यह हम लिखेंगे कि यह अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। इसके बाद देखिए, वे आज रात यहीं ठहरेंगे, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप है। इसका मतलब यह है कि यह क्रिया कर्तृवाच्य की है, यह कर्तृवाच्य की है। काल
में हम देख रहे हैं ठहरेंगे, यानी भविष्य की बात हो रही है। हम लिखेंगे यह भविष्यत काल की है, भविष्यत काल की है। लिंग में देखते हैं वे आज रात यहीं ठहरेंगे, अगर रहता ठहरेंगी तब होता है स्त्रीलिंग। ठहरेंगे इसका मतलब यह पुल्लिंग है। और वचन में वे चूंकि बहुवचन रूप है इसलिए यह भी बहुवचन है, हम लिखेंगे बहुवचन। और देखते हैं कि वे अन्य पुरुष के बहुवचन में आते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि यह क्रिया जो है वह भी अन्य पुरुष की भी है, अन्य पुरुष। और वाक्य में फिर वही ठहरेंगे, यह वाक्य का विधेय है, वाक्य का विधेय है। अगला हम तीसरा पद है दे दी गई, मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। और तीसरे पद में हम देखते हैं फिर दे दी गई से पूर्व हम क्या और किसको, ये दो पद जोड़ते हैं और प्रश्न करते हैं। क्या दे दी गई? इजाजत। किसको दे दी गई? मूर्तिकार को। इसका मतलब है कि यह क्रिया द्विकर्मक रूप में है, क्योंकि दो दो कर्म अपने साथ यह ला रही है। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि द्विकर्मक और प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया का ही प्रकार माना गया है। हम लिखेंगे यह द्विकर्मक क्रिया है। आप इसमें कर्म पद को दर्शा भी सकते हैं। यह द्विकर्मक क्रिया है जिसके कर्म मूर्तिकार और इजाजत है। इसके बाद अब देखिए इस वाक्य की क्रिया किस वाच्य की है। आपने तो देखा कि मूर्तिकार कर्म है, इजाजत भी कर्म है, दे दी गई यह विधेय पद है, क्रियापद है। तो निश्चित रूप से अब इसके कर्ता की हम खोज करते हैं। तो इजाजत दे दी गई यानी किसी के द्वारा या किसी से, वह पद कर्ता पद छिपा हुआ है। और वाक्य की जो संरचना है, जो वाक्य में क्रिया का रूप है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि यह क्रिया कर्मवाच्य की है, क्योंकि किसी के द्वारा इजाजत दी गई होगी। यानी जो कर्ता पद है उसमें से या के द्वारा चिन्ह अवश्य होगा। और यहां देख रहे हैं कि इजाजत जो कर्म है और जो प्रमुख कर्म है, मुख्य कर्म है, इस मुख्य कर्म के अनुसार क्रिया का रूप है। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह क्रिया कर्मवाच्य की है। यह कर्मवाच्य की क्रिया है, कर्मवाच्य की क्रिया है। अब देखिए काल में दे दी गई स्पष्ट है, यह भूतकाल है, यह भूतकालिक है, भूतकालिक क्रिया है। लिंग वचन पुरुष में देखें कि जो प्रमुख
अनुसार क्रिया का रूप है। तो प्रमुख कर्म है इजाजत, और यह स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है। तो इसका भी लिंग, वचन और पुरुष वही है जो कर्म का है, इजाजत का है। हम लिख लेंगे यह स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन और अन्य पुरुष में है, और वाक्य में यह वाक्य का विधेय है, वाक्य का विधेय है। इसके बाद चौथा देखा जाए। चौथा है तुंदिल व्यक्तियों से दौड़ा नहीं जाता। दौड़ा नहीं जाता, इसका हमें परिचय देना है। अब देखिए, दौड़ना क्रिया और कर्मक होती है, और यहां यह भी दिया हुआ है कि दौड़ने की क्रिया में कर्ता पद असमर्थ है, यानी असमर्थता सूचक है। और क्या किसको प्रश्न हम लगाते हैं तो उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। यह अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, दौड़ा नहीं जाता, तुंदिल व्यक्तियों से दौड़ा नहीं जाता। ध्यान दीजिए, वाक्य की क्रिया अकर्मक है, स्पष्ट है, इसमें कर्म नहीं है। कर्ता पद को हम देखते हैं, यह पुल्लिंग बहुवचन है, अन्य पुरुष है, लेकिन क्रियापद जो है पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष है, यानी कर्ता के अनुसार यह क्रियापद नहीं है। तो पहले भी बताया जा चुका कि जब क्रियापद कर्ता या कर्म में से किसी के अनुसार नहीं हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, तो वह भाववाच्य की क्रिया मानी जाती है, स्वतंत्र रूप में मानी जाती है। हम देख रहे हैं कि यह भाववाच्य की क्रिया है, यह भाववाच्य की क्रिया है। काल में हम देख रहे हैं दौड़ा नहीं जाता, स्पष्ट है, यह वर्तमान काल है, तो यह वर्तमान कालिक है, यह वर्तमान कालिक है। लिंग, वचन और पुरुष में चूंकि भाववाच्य की क्रिया है, इसलिए भाववाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की होती है। हम सीधे इसको लिख सकते हैं कि यह पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में है, और वाक्य के अंग में यह वाक्य का विधेय पद है, वाक्य का विधेय है। इसके बाद पांचवा उदाहरण, वह खाकर पढ़ता है। खाकर रेखांकित पद है। अब यह क्या है? जब धातु में, चाहे वह अकर्मक हो या स्वकर्मक हो, जब किसी धातु में कर्ण प्रत्यय को हम जोड़ते हैं, तब उससे बना हुआ जो क्रिया का रूप होता है, वह रूप पूर्वकालिक रूप माना जाता है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब यह है कि एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद जब दूसरी कोई क्रिया शुरू होती है, तो समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ध्यान रहे, पूर्वकालिक क्रिया समाप्त हो गई होती है, और इसका दूसरा नाम है समापित क्रिया, यानी जो क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब देखिए,
वह कर्ता पद पहले खाता है उसके बाद पढ़ता है। यानी खाना क्रिया जो है वह समाप्त हो गई है, उसके बाद पढ़ने की क्रिया होती है। इसका मतलब यह पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। और पूर्वकालिक क्रिया को हम समापित क्रिया कहते हैं, समाप्त हो गई क्रिया कहते हैं, इसलिए यह भूतकाल में है। हम लिखेंगे यह भूतकाल या भूतकालिक है। इसका वाच्य दर्शाया नहीं जाएगा, वाच्य की बात हम नहीं करेंगे और नो ही इसके लिंग वचन और पुरुष की बात करेंगे, क्योंकि खाकर जो है वह अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने वाली यह पूर्वकालिक क्रिया होती है। आप बदल करके देखिए, वह खाकर पढ़ती है, वे खाकर पढ़ते हैं, सीता खाकर पढ़ती है, गीता खाकर पढ़ती है, राम खाकर पढ़ता है, वे दोनों खाकर पढ़ते हैं, सारे बच्चे खाकर पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं खाकर के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यह अव्यय जैसा प्रयुक्त होने वाला या पहचान वाला पद होता है, इसलिए इसका कोई लिंग वचन पुरुष नहीं लिखा जाएगा और न ही हम इसे वाक्य के अंग में विधेय मानेंगे। हाँ, यह वाक्य के अंग में विधेय का पूरक माना जाएगा। हम लिखेंगे यह विधेय का पूरक पद या विस्तार है, पूरक पद है। अगला हम देखते हैं, यही बगल में आपके सामने दिया हुआ, वह बैठकर खाता है। ध्यान दिया जाए, वह खाकर पढ़ता है और वह बैठकर खाता है, दोनों में कर लगा हुआ है। यहां खा धातु है, यहां बैठ धातु है और दोनों में कर लगा हुआ है, लेकिन दोनों की प्रकृति में भारी अंतर है। वह खाकर पढ़ता है यानी खाना क्रिया समाप्त करने के बाद वह पढ़ता है, और यहां वह बैठकर खाता है। इसका मतलब क्रिया की अवस्थिति है। क्रिया कैसे हो रही है? कर्ता बैठा हुआ है और खा रहा है, यानी दोनों साथ साथ रूप है। इसका मतलब यह है कि यह क्रिया नहीं है, यह खाना क्रिया जो है उस क्रिया की विशेषता है, अर्थात यह क्रिया विशेषण पद है। यह पूर्वकालिक या किसी अन्य प्रकार की क्रिया के रूप में नहीं है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे क्रिया विशेषण पद में। इसके बाद छठा है जोकर हमें हंसाता है। अब देखिए, हंसाना क्रिया हंस से हंसाना, हंसवाना। बताया गया आपको कि जब धातु में आना, वाना, लाना या लवाना जोड़ते हैं, तब वह धातु से बना हुआ क्रियापद प्रेरणार्थक रूप में आता है। जोकर हमें हंसाता है यानी हंसने की क्रिया हम करते हैं, जोकर नहीं। जोकर हमें हंसने के लिए प्रेरित करता है, अपने हाव भाव चाल आदि से हमें हंसने के लिए प्रेरित करता है। हम लिखेंगे कि यह प्रेरणार्थक क्रिया है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। और बताया गया कि सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं स्वकर्मक होती है, स्वकर्मक लिखना यहां आवश्यक नहीं है। वाच्य में हम देखते हैं, इस वाक्य का कर्ता पद है जोकर और इसी के अनुसार क्रिया का रूप भी हुआ है। इसका मतलब यह कर्तृवाचकी है, कर्तृवाचकी क्रिया है, यानी क्रियापद जो है कर्तृवाच्य में है।
और हंसाता है, स्पष्ट है, यह वर्तमान कालिक है, यह वर्तमान कालिक है। अब देखिए इसका लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार ही होगा। तो कर्ता जो है वह पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष है, इसलिए यह भी पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में है। वाक्य के अंग में स्पष्ट है, यह विधेय है, वाक्य का विधेय है। तो इस तरह से क्रियापद का परिचय हमने सीखा और हमने इसमें क्रिया का प्रकार बताया, क्रिया का वाच्य बताया, उसका काल बताया, उसका लिंग वचन और पुरुष बताया और वाक्य के अंग में वह क्या है इसको दर्शाया। तो क्रियापद के परिचय में इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगले दिन हम अव्यय पद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।